माता की। अरे पतंजलि वाले योग करके थक गए लगता है। भारत माता की जय वंदे मातरम। पतंजलि विश्वविद्यालय की वार्षिक उत्सव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज इस पतंजलि विश्वविद्यालय के परम आदरणीय चांसलर महोदय, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी, वाइस चांसलर पतंजलि विश्वविद्यालय, मेरे मित्र डॉक्टर धन सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर एनपी सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भारतीय शिक्षा बोर्ड, प्रोफेसर मयंक अग्रवाल, प्रो वाइस चांसलर पतंजलि विश्वविद्यालय, डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल, डायरेक्टर ओडीएल पतंजलि विश्वविद्यालय, डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, डीन ह्यूमैनिटीज एंड एंशिएंट स्टडीज, दर्शन शास्त्र के मुख्य आलोक कुमार सिंह जी, अनिल कुमार यादव जी, सम्माननीय छात्र छात्री भाइयों और बहनों, अभिभावकगण, अतिथिगण और मीडिया की साथीगण और अन्य महानुभावगण, अभ्युदय भारत की शाश्वत ज्ञान परंपराओं में एक नया युग की शुरुआत का प्रतीक है। यहां उपस्थित पूरे पतंजलि परिवार को दिल से मैं शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय की शीर्ष नेतृत्व और प्रबंधन का अनेक अनेक बधाई। मित्रों, पतंजलि ज्ञान की सदियों पुरानी महान परंपरा से जुड़ी हुई आज एक वटवृक्ष की रूप ले चुकी है। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित किया और मानवता को समग्र कल्याण की मार्ग दिखाया। पतंजलि ने केवल एक संस्था या एक ब्रांड का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन और आधुनिक को जोड़कर भारत की महान सेवा कर रही है। भारत इनके ऊपर आज गर्व कर रहा है। मित्रों, ऋषि पतंजलि जी ने इस महान देश में इस महान परंपरा को एक वैज्ञानिक, एक शाश्वत प्रमाण दिया, एक परंपरा बनाई। आज उसको योग, जब बुजुर्गों की बात हो चुकी थी, योग केवल साधु संतों की बात हो चुकी थी, उसको पूज्य स्वामी योग श्री योग गुरु रामदेव बाबा जी ने उसको देश में एक जन आंदोलन की रूप दिया। पिछले 25 सालों में देश की केवल एक कार्यक्रम के रूप में नहीं जाते थे। एक प्रतिबद्धता, भारत को पुनर्जीवित करने की एक नई उन्माद, जैसे आजादी की पूर्व देश की नेतृत्व ने देश को खड़ा करने के लिए, देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए पागल जैसे एक निंदा, अपवाद, अपमान, कष्ट, सभी चीजों को पीछे करते हुए जैसे एक जुनून खड़ा किया गया था, तब जाके देश आजाद हुआ। वैसे ही जब 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे थे, उन समय को याद करिए। पूज्य रामदेव जी ने और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी ने ऐसे ही अगर पागल ना बनते तो देश में आज जो योगमय हो रहा है, यह संभव नहीं होता। मैं आज पतंजलि की इस मंच पे
समूचे देश की ओर से आपको आभार प्रकट करता हूं। इस योग को मैं और एक नाम अगर नहीं लूंगा ये अधूरी हो जाएगी। इस योग को जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सेवा करने का अवसर दिया, शुरुआत के दिनों में भारत की ओर से मैं यहां आज देख रहा था, जब आपकी नाटिका हो रही थी, आपकी कार्यक्रम हो रहा था, सभी के मूल में एक ही विषय था, भारत भारत भारत। उस भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण आज विश्व में योग की एक नई पहचान बनी है। WHO, UN, ये सब आज योग को मान्यता देने के लिए मन बना चुके हैं, दे चुके हैं। और मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन नियति की योजना को, प्रभु की योजना को कोई खंडन भी नहीं कर सकता है, कोई अनदेखा भी नहीं कर सकता है। कोविड की महामारी विश्व में ना आता तो उचित होता, ठीक होता, लेकिन आया। लेकिन मैं मित्रों, कोविड में वैक्सीन निकले, कई उपचार निकले, कई प्रोटोकॉल निकले, लेकिन अगर सबसे कोविड को कारगर प्रतिरोध करने की कोई उपाय हुआ, वो योग और आयुर्वेद हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें पतंजलि को याद करना स्वाभाविक होती है, पतंजलि को याद करना स्वाभाविक होती है। इम्यूनिटी बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और होलिस्टिक वेलनेस आज ये विश्व की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाए, जिसको बाबा रामदेव जी ने एक देश में, गांव कस्बे में जन आंदोलन में परिवर्तित कर चुके थे, उतने में अटका नहीं काम। प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय करके अलग विभाग बनाई और उन्होंने उतना ही बीड़ा उठाया, इसको एलोपैथी की बराबर की दर्जा देना। मित्रों, मैं एक बात याद करना चाहूंगा, जब देश गुलाम था 1835, आज हम लोग 2025 में हैं। लगभग 200 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले नामक एक गोरे व्यक्ति, अंग्रेज साहेब भारत की भ्रमण करने के उपरांत ब्रिटेन लौटते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट स्थापित करते हैं। उस डॉक्यूमेंट एक रणनीति उसमें उल्लेख था। उस रणनीति में यही उल्लेख था, अगर भारत को हमें लंबे समय तक गुलामी में रखना है, तब भारत की शिक्षा नीति को, शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को तार तार करना पड़ेगा, मूलोत्पाटन करना पड़ेगा, विध्वस्त करना पड़ेगा। भारत की भाषा को गुमराह करना पड़ेगा, भारत की शिक्षा प्रणाली को गुमराह करना पड़ेगा। ये दो चीज हम भाषा और शिक्षा को गुमराह करेंगे तो चिकित्सा भी गुमराह होगा, कृषि भी गुमराह होगा, समाज नीति भी गुमराह होगा, व्यक्ति की अस्तित्व ही भ्रम में पड़ जाएगी। मित्रों, उसी में वो लोग कुछ मात्रा में सफल भी हुए। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मैं पूज्य रामदेव बाबा जी को आभार प्रकट करूंगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिम्मेवारी दी। दरमियान हमने बाबा जी को एक काम दिया है। सरकार शायद उसको अपने सीमा में करना चुनौती हो जाएगा। हमने रामदेव जी को एक काम दिया है। उस काम भारत की शिक्षा व्यवस्था को, पुराने तत्वों को, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्कूली बच्चों में नए सिरे से उजागर करने के लिए एक अलग शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था करो। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। हमें शायद पूज्य बाबा अमर रहे,
बाबा जी को 200, 400, 500, 1000 साल की आयु मिल जाए, आचार्य बालकृष्ण जी उनके साथ चले रहे, हम तो ना रहेंगे। बच्चा आप रहो, क्योंकि भारत में एवरेज आयु बढ़ते जा रहा है। आज तो हम युवाओं की देश है। भारत की आयु भी बढ़ेगी, भारत की लॉन्जिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन मित्रों, मेरा नाम भी थोड़ा गिलहरी के रूप में रहेगा। आने वाले 100, 200, 300, 500 साल के बाद जब इस पतंजलि विश्वविद्यालय में इस सभ्यता की पुनर्लिखन किया जाएगा, तब भारत के शिक्षा बोर्ड की नाम आएगा और मेरा ही नाम भी थोड़ा गिलहरी के रूप में, मैं भी बालू झाड़ा था, इसके ऊपर मेरा भी नाम आ जाएगा। मित्रों, चुनौती कहां है? चुनौती है भ्रम में, चुनौती है आत्मग्लानि में, चुनौती है अपने स्वाभिमान की कमी होने में। तब जाके आप थोड़ा विद्वान आपको मानते हैं लोग। ये एक भ्रम है। मित्रों, विश्व की, मैं विशेष करके बच्चों को कहना चाहूंगा, आपने हिम्मत दिखाई, पतंजलि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी के रूप में आए और आपने इस जिंदगी को अपनाया। आपके माँ पिताजी भी 2 बार सोचे होंगे कहां पढ़ने जा रहे हो, नौकरी मिलेगी क्या, आगे क्या होगा। बाबा आपको सन्यासी तो नहीं बना देंगे, संचार का क्या होगा, यह दुविधा सत्य है। लेकिन उसके बावजूद आपने सिर्फ पतंजलि को चुना नहीं, आप भारत को चुना। आप इस सभ्यता की मूल केंद्र पे आपकी आस्था बनी। मित्रों, दुनिया में और हमारे देश में, पूरा यूरोप में 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री यूरोप की 28 देशों की प्रतिनिधियों को बुलाए थे, जो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन की सदस्य है। उनकी प्रेसिडेंट जी की, उर्सुला जी की नेतृत्व में वो भारत आए थे। मेरे साथ भी यू की जो शिक्षा मंत्री थी, उनसे वार्ता करने की अवसर मिला। मैंने उस महोदया को पूछा कि बहन, आप तो ईयू की शिक्षा मंत्री हो, आप कौन सी देश से आते हो? वो आते थे रोमानिया से। मैंने पूछा, रोमानिया की भाषा क्या है? क्या अंग्रेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है? हमारी धारणा तो हमारी देश में है, फॉरेन की सबसे श्रेष्ठ लैंग्वेज इंग्लिश है। उन्होंने कहा, हम जो यू वाले देश है उसमें से 2/3 देशों की अपना अपना भाषा है। मेरा भाषा रोमानिया की भाषा है, वो अलग है। पूरा यूरोप जब इंग्लिश नहीं बोलता है। मैं 4 देशों के नाम ले रहा हूं जो आज के समय में टेक्नोलॉजी में